पूरी दुनिया के कॉन्ट्रैक्ट अंडरवर्ल्ड में हर कोई तुम्हें जानता था। तुम इकलौते इंसान थे जिसके पास कोई कोड नेम नहीं था। तुम इतने पागल थे कि हर जगह अपना असली नाम ही इस्तेमाल करते थे। तुम्हारे बाल सबसे अलग थे और तुम सबसे खतरनाक तरीके से लड़ते थे। अगर कोई मिशन जानलेवा नहीं होता तो तुम उसे ठुकरा देते थे। लेकिन ब्लैक मेरिडियन पर कब्जा करने के तुरंत बाद तुम्हें पता चला कि तुम हेजेस परिवार के कई सालों से खोए हुए असली वारिस हो और एक अडॉप्टेड सन पहले ही तुम्हारी जगह ले चुका था। तुम्हें लगा था कि अब वही पुराना असली वारिस बनाम नकली वारिस वाला ड्रामा शुरू होगा, लेकिन उसकी बजाय वह और तुम्हारी तीनों बहनें परिवार के इकलौते मासूम युवा वारिस यानी तुम्हारी हर हाल में रक्षा करने की कोशिश कर रहे थे। हेजिस परिवार कानून के दोनों पक्षों पर अपनी ताकत रखता था। उस परिवार में कोई भी बेगुनाह नहीं था, यहाँ तक कि अडॉप्टेड सन भी नहीं। बाहर वालों की नजर में घर लौटना मतलब भेड़ियों की मांद में कदम रखना था। हर कोई तुम्हारे असफल होने का इंतजार कर रहा था। लोगों ने तो यहाँ तक शर्त लगा ली थी कि हेज परिवार में तुम कितने दिन जिंदा रह पाओगे। तुम हल्का सा मुस्कुरा दिए। खराब बीज से कभी अच्छा फल नहीं उगता और तुम भी हेज परिवार के मामले में कोई अपवाद नहीं थे। जैसे ही तुम हेरिटेज हॉल में दाखिल हुए, तुम्हारी नजर रिचर्ड हेज और विक्टोरिया एशफर्ड पर पड़ी। नजरें मिली और उनके बीच ऐसा एहसास उमड़ा जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। तुमने कुछ नहीं कहा, बस उन्हें देखते रहे। तुम पूरी तरह स्तब्ध दिखाई दे रहे थे। सबसे पहले विक्टोरिया की आंखें भर आईं। वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ी, लेकिन थोड़ा फासला बनाए रखा। उन्हें डर था कि कहीं ज्यादा पास आने से तुम घबरा ना जाओ। मेरे बेटे, मेरे प्यारे बेटे, आखिरकार माँ ने तुम्हें वापस पा लिया। उनकी आवाज भर्रा गई। तुम्हारे कपड़े साधारण थे, लेकिन वे तुम्हारी आकर्षक शक्ल को छिपा नहीं सकते थे। तुम्हारे नैन नक्श तेज और तराशे हुए थे, ठंडी जेड की तरह शांत। तुम्हारी बाईं आंख के नीचे वही ब्यूटी मार्क था जो तीनों बहनों के पास भी था। फर्क बस इतना था कि तुम्हारा गहरे लाल रंग का था। एक नजर में ही साबित हो जाता था कि तुम हेजेस परिवार से हो। तुमने उन सबकी सबसे अच्छी खूबियां विरासत में पाई थीं। माँ, तुमने झिझकते हुए उस खूबसूरत औरत को पुकारा। तुम मासूम, घबराए हुए और संकोची लग रहे थे। और मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हें इतना सीधा साधा देखकर रिचर्ड भी जल्दी से आगे बढ़ाए। हमेशा भावनाएं छिपाकर रखने वाला आदमी उम्मीद से भरा हुआ दिखाई दे रहा था। पापा, तुमने उतनी ही मिठास से जवाब दिया। हाँ, बहुत अच्छा। घर में स्वागत है बेटे। धन्यवाद माँ। धन्यवाद पापा। फिर तुमने उनके पीछे खड़ी 3 महिलाओं की ओर देखा। वे शांत, गरिमामयी और बेहद खूबसूरत थीं। वे तुम्हारी तीनों बहनें ही रही होंगी। मैं तुम्हारी सबसे बड़ी बहन हूँ। तुम्हारी नजर उधर गई तो एवलिन हेज आगे बढ़ी। वह लंबी थी। उसके चेहरे के नैन नक्श बेहद तराशे हुए थे। उसकी ऊंची नाक और ब्यूटी मार्क उसे और भी अलग बनाते थे। उसकी घनी भौहें उसकी गहरी आंखों को और भी रहस्यमयी बना रही थीं। उसकी रंगत में जन्मजात रुतबे की ठंडी ताकत झलकती थी। उसके होंठ स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर झुके रहते थे, जिससे उसकी हर नजर सख्त और अधिकारपूर्ण लगती थी। फिर क्लेयर हेज ने कहा, मैं तुम्हारी दूसरी बहन हूँ। वह पतली दुबली थी। उसके होंठ हल्के और पतले थे। वह बेहद शालीन, शांत और संयमित थी, लेकिन उतनी ही ठंडी और दूर भी। उसकी साफ और ठंडी आवाज हर शब्द को बर्फ जैसा बना देती थी। उसमें जरा भी भावना नहीं थी। और मैं तुम्हारी तीसरी बहन हूँ। स्कारलेट हेज ने मुस्कुराते हुए तुम्हारी ओर हाथ हिलाया। उसके बालों में लाल लटें थीं जो उसके बेफिक्र स्वभाव से बिल्कुल मेल खाती थीं। उसकी हर नजर में सहज आकर्षण था। जब वह मुस्कुराती तो उसका हल्का नुकीला कैनाइन टूथ उसे शरारती और चंचल बना देता था। तुमने तीनों बहनों का खुले दिल और पूरे सम्मान के साथ अभिवादन किया। उसी पल वे तुम्हें पहले से कहीं ज्यादा पसंद करने लगीं। हेजेस परिवार में तुम्हारे जैसा प्यारा इंसान सच में बहुत दुर्लभ है। अच्छा हुआ तुम्हारी परवरिश यहाँ नहीं हुई, वरना। तभी एक आदमी की आवाज ने माहौल की शांति तोड़ दी। ओह, माफ करना, मुझसे समय का हिसाब गलत हो गया। मैं तुम्हारा स्वागत करने समय पर नहीं आ पाया। तुम इसका बुरा तो नहीं मानोगे? तुमने आवाज की दिशा में देखा। एक सुसंस्कृत और बेहद हैंडसम आदमी घुमावदार सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन वह उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। जैसे जैसे वह पास आया, तुमने उसे साफ देखा। वह खून से हेजेस परिवार का हिस्सा नहीं था, फिर भी बेहद आकर्षक था। उसकी हर हरकत सलीकेदार और शालीन थी। वह बिल्कुल एक आदर्श सोसाइटी हेयर जैसा दिखता था। तो यही था अडॉप्टेड सन एड्रियन हेज। वह तुमसे सिर्फ कुछ महीनों छोटा था। भले ही वह माफी मांग रहा था, लेकिन उसकी बात किसी चेतावनी की तरह लग रही थी। बिल्कुल नहीं, तुमने धीरे से जवाब दिया और अपनी नजरें झुका लीं। नाटक बंद करो, स्कारलेट ने तिरस्कार से कहा और उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। तुम्हारा दिल कस गया। तुम्हें लगा वह तुमसे कह रही है, क्या उन नॉवेल्स वाली घिसी पिटी भाइयों की दुश्मनी अब शुरू होने वाली थी? आखिर बहनों को तो उसी भाई की ज्यादा परवाह होगी जिसे उन्होंने इतने सालों तक प्यार से पाला था। वह खून का रिश्ता नहीं था, लेकिन उनका अपनापन असली था। वे उसे तकलीफ नहीं होने देती। जाहिर था वे उसी का साथ देंगी। क्या यह सब बहुत जल्दी नहीं हो रहा था? तुमने अभी तक कुछ किया भी नहीं था। तुम अपने जवाब के बारे में सोच ही रहे थे कि एड्रियन फिर बोला, तुम्हें इससे क्या मतलब?
जैसे मुझे कोई फर्क पड़ता है। अपने आप को इतना मत समझो, स्कारलेट ने तुरंत पलटकर कहा। वह एड्रियन से बात कर रही थी। ये तो बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा तुमने सोचा था। क्या दोनों की आपस में बनती नहीं थी? हमारा प्यारा बेटा आखिरकार घर लौट आया है। क्या आज के दिन भी तुम दोनों लड़ोगे? उसे डरा मत दो। विक्टोरिया ने दोनों को डांट भरी नजर से देखा। स्कारलेट धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन एड्रियन के चेहरे पर गहरी चोट और दुख साफ दिखाई दे रहा था। माँ, वह आपका प्यारा बेटा है, तो क्या मैं नहीं हूँ? आपने वादा किया था कि हमारे साथ बराबरी का व्यवहार करेंगी। एड्रियन, बचकानी हरकत मत करो। विक्टोरिया और रिचर्ड दोनों के सिर में दर्द होने लगा। एक तरफ उनका जैविक बेटा था जिसे वे वर्षों तक नजरअंदाज करते रहे थे, दूसरी तरफ वह अडॉप्टेड सन था जिसे उन्होंने पूरे प्यार और परवाह से बड़ा किया था। वे दोनों से बराबर प्यार करते थे। उनका सबसे बड़ा डर सच हो चुका था। अगर किसी को समझौता करना पड़ता तो वह एड्रियन ही होता। मैं बचकाना कैसे हो रहा हूँ? पहले आपने ही मुझे डांटा था। एड्रियन के खूबसूरत चेहरे पर चोट और दुख साफ झलक रहा था। विक्टोरिया हमेशा उसे सिर आंखों पर बिठाकर रखती थीं। उन्होंने उससे कभी सख्ती से बात नहीं की थी। ठीक है, गलती माँ की है। तभी विक्टोरिया को अचानक कुछ याद आया। एड्रियन को शांत कराने के बाद उन्होंने खुद पर झुंझलाते हुए तुम्हारी ओर देखा। बेटा, ये तुम्हारा छोटा भाई है। तुम्हारे अगवा होने के बाद हमने तुम्हें हर जगह ढूंढा। जब तुम नहीं मिले तब हमने इसे गोद लिया। रिचर्ड ने भी कहा, तुम दोनों ही हेजेस परिवार के लिए बराबर कीमती हो, इसलिए तुम्हें मिलजुल कर रहना होगा। इतना कहकर उन्होंने बड़ी सावधानी से तुम्हारे चेहरे का भाव देखा। कोई भी इंसान इस बात से नाराज होता कि उसकी जगह किसी और ने उसकी जिंदगी जी ली। ऐसा कैसे नहीं होता? लेकिन तुम्हारे लौट आने के बाद भी एड्रियन को घर से नहीं भेजा जा सकता था। सबसे अच्छा यही था कि तुम दोनों भाइयों की तरह साथ रहो। तुम्हारे चेहरे पर जरा भी नाराजगी न देखकर रिचर्ड ने राहत की सांस ली। जी, मैं समझता हूँ। तुम्हारे इस मीठे जवाब ने तुम्हारे माता पिता को तुमसे और भी ज्यादा प्यार करा दिया। एड्रियन ने नाक सिकोड़ते हुए जिद में अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसका खराब मूड उसके चेहरे पर साफ लिखा था। तुम्हारे माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा और बात बदल दी। ठीक है, अब सब खड़े मत रहो। ईथन ने लंबा सफर तय किया है, उसे भूख लगी होगी। चलो खाना खाते हैं। उन्होंने पहले ही तरह तरह के शानदार व्यंजन तैयार करवा रखे थे। उन्हें तुम्हारी पसंद का पता नहीं था, इसलिए उन्होंने लगभग हर चीज बनवाई थी। अचानक अपने लिए यह नया नाम सुनकर तुम एक पल के लिए चौंक गए। तुम्हें इसकी आदत नहीं थी, लेकिन तुमने कुछ नहीं कहा। पूरा परिवार अपनी अपनी जगह बैठ गया। जब तुमने खाना शुरू नहीं किया तो तुम्हारे माता पिता ने समझा कि तुम घबराए हुए हो। ईथन, अब तुम अपने घर पर हो, आराम से रहो और जैसा ठीक लगे वैसा करो। कॉल्डर के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक होने के कारण हेजेस परिवार में बहुत से नियम थे, लेकिन तुम्हारे लिए वे उन्हें तोड़ने को भी तैयार थे। तभी एड्रियन ने ताने भरे लहजे में कहा, शायद ईथन को खाने की मेज के बेसिक टेबल मैनर्स भी नहीं आते। उसे डर है कि कहीं अपनी बेइज्जती न करा बैठे। पहले मार्था उसे सिखा दे। मार्था कॉलिंस इस घर की हाउसकीपर और वॉल्टर बेनेट की पत्नी थी। एड्रियन, विक्टोरिया ने उसे चेतावनी भरी नजर से देखा। उसे पता था कि घर से दूर रहते हुए तुमने बहुत तकलीफें झेली थीं, फिर भी वह जानबूझकर तुम्हारे घाव पर नमक छिड़क रहा था। एड्रियन ने भी पलटकर कहा, मैंने गलत क्या कहा? मैं सच ही तो बोल रहा हूँ। वह झुग्गी में पला बढ़ा है। शायद उसने ऐसी शानो शौकत पहले कभी देखी ही नहीं होगी। बस, बहुत हो गया। रिचर्ड ने जोर से अपनी चॉपस्टिक्स मेज पर पटक दी और एड्रियन पर बरस पड़े। अगर खाना नहीं खाना तो अपने कमरे में चले जाओ। ठीक है, मैं नहीं खाऊंगा। इतना कहकर वह गुस्से में अपने कमरे की ओर चला गया। ईथन, एड्रियन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। पता नहीं आज उसे क्या हो गया है। उसकी बातों का बुरा मत मानना। ये हमारी गलती थी। हमें पहले उसे तैयार करना चाहिए था। उसने तुम्हें जो दुख पहुंचाया उसके लिए माफ करना। एड्रियन समझदार है। तुम देखोगे, आज जो हुआ मैं उससे निपट लूंगी। उसकी बातों पर ध्यान मत देना। स्कारलेट ने भी खुली नफरत के साथ कहा, वह सच में बहुत परेशान करने वाला है। तुमने समझदारी से जवाब दिया, माँ पापा स्कारलेट, आपको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ। मेरे वापस आने से आपका थोड़ा ध्यान मेरी तरफ आ गया है। एड्रियन का नाराज होना स्वाभाविक है। तुम्हारी इस समझदारी ने सबका दिल पिघला दिया। प्यारे बेटे, ये सब हमेशा से तुम्हारा ही था। हमने उसे बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया। तुम्हारे माता पिता ने भारी सांस भरी। कुछ ही निवाले खाने के बाद तुम्हारा पेट भर गया। फिर तुमने चुपचाप अपना फोन निकाला और अपना रोज वाला मैसेजिंग ऐप खोल लिया। तुम सबसे बदसूरत प्रोफाइल पिक्चर वाले कांटेक्ट तक स्क्रॉल करके पहुंचे। तुम्हारी सलाह बिल्कुल बेकार थी। तुम्हारी तनख्वाह काट रहा हूँ। मॉर्गन ने तुम्हें अमीर परिवारों पर आधारित घटिया नॉवेल्स की न जाने कितनी किताबें पढ़वा दी थीं। तुम तो पूरे परिवार से अकेले लड़ने के लिए तैयार होकर आए थे, लेकिन एड्रियन को छोड़कर बाकी हेजेस परिवार तो ठीक ही लग रहा था। नहीं बॉस, मैंने तो खुद चुनकर वह सर्वाइवल गाइड दी थी। उसका एक भी हिस्सा कैसे काम नहीं आया। सच में उसमें लिखी एक भी बात तुम्हारे काम नहीं आई। तुमने बिना देर किए फिलहाल मॉर्गन को ब्लॉक कर दिया। जब तुमने सिर उठाया तो देखा सब तुम्हारी तरफ देख रहे थे। ईथन, तुम्हारा फोन किस ब्रांड का है? मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। बड़ा अलग है। तुमने सच सच जवाब दिया, इसे मेरे एक दोस्त ने बनाया है, अभी मार्केट में नहीं आया है।
उन्होंने समझा कि यह कोई कम मशहूर फोन होगा। किसी ने भी तुम्हारे पुराने जीवन के बारे में कुछ नहीं पूछा। उन्हें डर था कि कहीं तुम्हारी पुरानी तकलीफें फिर से ताज़ा न हो जाएं। जो कुछ जानना होगा वे खुद पता कर सकते थे या फिर इंतजार कर सकते थे जब तुम उन पर भरोसा करके खुद सब बता दो। उन्हें लगता था कि तुम्हारी पुरानी जिंदगी बेहद दुख भरी रही होगी। अब से वे उसकी भरपाई करेंगे। अगर तुम्हारा पेट भर गया हो ईथन, तो चलो तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाते हैं। तुम्हारे माता पिता और बहनों ने तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स भी लिए हैं, विक्टोरिया ने कहा, और सब लोग ऊपर की ओर चल पड़े। तुम्हारी बहनें चौथी मंजिल पर रहती हैं। तुम और एड्रियन 5वीं मंजिल पर रहोगे। जो कमरा पसंद हो चुन लो। कल उसे तुम्हारी पसंद के हिसाब से फिर से तैयार करवा देंगे। ठीक है माँ, तुमने जवाब दिया। जैसे ही तुम इधर उधर देखने लगे तभी अचानक एक दरवाजा खुला। बाहर एड्रियन निकला। उसने चारों ओर इशारा करते हुए कहा, वह मेरा म्यूजिक रूम है, वह मेरा स्टडी है, उधर मेरा गेम रूम और आर्ट स्टूडियो है, और मेरे कमरे के पास वाला कमरा मत चुनना, मुझे शोर से नफरत है। फिर उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। तुम उसे सोचते हुए देखते रहे। एक अडॉप्टेड सन असली वारिस के वापस आने के बाद भी इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत रखता था। सच में वह बहुत ज्यादा लाडला था। तुमने अपने चेहरे पर दुखी भाव ला लिए। माँ, पापा, एड्रियन को सच में मैं पसंद नहीं हूँ। शायद मुझे किसी गेस्ट रूम में रह जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। अपना कमरा चुनो। आज रात हम उससे बात करेंगे। तुमने उनकी बात मानी और एक कमरा चुन लिया। अब भी उदास दिखते हुए तुमने अपने माता पिता और तीनों बहनों के दिए हुए गिफ्ट्स स्वीकार किए। साथ ही 2 कार्ड्स भी थे जिनमें करोड़ों रुपए पड़े थे। आखिर ज्यादा पैसे मिलने की शिकायत कौन करता है। उस रात जैसा वादा किया था, तुम्हारे माता पिता एड्रियन को समझाने उसके कमरे में गए। वहीं तुम पूरे एस्टेट में घूमते हुए उसे जानने की कोशिश करने लगे। एड्रियन के कमरे में तुम्हारे माता पिता गंभीर चेहरे के साथ उसके सामने बैठे थे। एड्रियन, आज तुम अपने जैसे बिल्कुल नहीं थे। तुमने हमसे वादा किया था कि ईथन के साथ अपने सगे भाई जैसा व्यवहार करोगे। एड्रियन ने शांति से दोनों के लिए एक एक गिलास पानी डाला। चिंता मत कीजिए, वह आपका जैविक बेटा है। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लेकिन हर परिवार में एक बैड कॉप और एक गुड कॉप होना चाहिए। ईथन अभी अभी वापस आया है और खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अगर मैं उसे चुनौती दूं और आप लोग उसका साथ दें तो वह आप पर कहीं ज्यादा जल्दी भरोसा करेगा और आप पर निर्भर होने लगेगा। साथ ही वह हमेशा सतर्क भी रहेगा। उसे यह नहीं लगना चाहिए कि घर लौटते ही सारी समस्याएं खत्म हो गईं। वह हेजिस परिवार में जीने के लिए बहुत ज्यादा नरम है। ये कहते कहते एड्रियन की नजरें धीरे धीरे तेज हो गईं। उसकी आंखों में पहले वाली जिद या गुस्से का नामो निशान नहीं था। अब उनमें सिर्फ ठंडी गणना और गहरी सोच दिखाई दे रही थी। जैसा उसने कहा, उसका तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। वह हमेशा अपनी जगह समझता था। उसे तो बहुत पहले से उम्मीद थी कि हेजिस परिवार का असली वारिस एक दिन लौटेगा। दूसरे बड़े परिवारों के विपरीत हेजिस परिवार सबसे पहले फायदे को महत्व देता था। ये सच्चाई हर हेज के भीतर बचपन से बैठी हुई थी। एड्रियन कभी भी प्यार या अपनापन पाने की लड़ाई में समय बर्बाद नहीं करता। वह जानता था कि असली ताकत ही उसकी जगह सुरक्षित रख सकती है। इतने सालों में उसने जो कुछ बनाया था, उसे कोई ऐसा वारिस नहीं छीन सकता था जो अचानक एक दिन सामने आ गया हो और जिसे कुछ भी पता न हो। तुम्हारे माता पिता ने उसे बहुत सोच समझ कर चुना था और उसे बड़ा करने में अपना सब कुछ लगा दिया था। वे उसे कभी नहीं छोड़ते। ज्यादा से ज्यादा तुम हेज परिवार के प्यारे मस्कॉट बनकर रह सकते थे। उसकी नजर में तुम उसकी जगह के लिए कोई खतरा नहीं थे। तुम्हारे माता पिता ने एक दूसरे की ओर देखा। ईथन हेजिस परिवार का सबसे दुर्लभ इंसान है। हमारे पास इतनी ताकत है कि उसे इस सबसे दूर रख सकें। उसे इस खतरे भरी दुनिया में कदम रखने की जरूरत नहीं। वह हमारा सबसे प्यारा प्रिंस बनकर पूरी जिंदगी बिना किसी चिंता के जिए। यही सबसे बड़ा प्यार है जो हम उसे दे सकते हैं। पहली ही नजर में वे तुमसे बेहद प्यार करने लगे थे। तुम शांत, विनम्र और सलीकेदार थे। तुम में जरा भी असभ्यता नहीं थी। इतनी बड़ी और प्रभावशाली फैमिली में पहली बार आने के बावजूद तुम्हारे चेहरे पर न डर था न लालच। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि किसी स्लम ने तुम्हारे जैसा इंसान कैसे बड़ा किया, लेकिन उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिर एक हेज को असाधारण ही होना चाहिए। ठीक है, तुम्हें हमेशा अपनी सीमाओं का पता रहा है, इसलिए हम इस बारे में और कुछ नहीं कहेंगे। अगली सुबह तुम्हारे माता पिता और तीनों बहनें जल्दी निकल गईं। वे हमेशा काम में डूबे रहते थे। तुम्हारा स्वागत करने के लिए पूरा दिन निकालना उनके लिए आसान नहीं था। इससे साफ पता चलता था कि तुम उनके लिए कितने महत्वपूर्ण थे। अब उन्हें अपना सारा टला हुआ काम पूरा करना था, इसलिए तुम्हारी देखभाल की जिम्मेदारी एड्रियन पर छोड़ दी गई। उन्होंने माफी मांगते हुए वजह समझाई और कहा कि फिलहाल हेज मैनर के आसपास ही रहना। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो एड्रियन या वॉल्टर से कह देना। इतना कहकर वे चले गए। एड्रियन को यह जिम्मेदारी बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने इसे छिपाने की भी कोशिश नहीं की, जैसे उसके पास और कोई काम ही नहीं था। उसके पास किसी मैस्कॉट की बेबी सिटिंग करने का समय नहीं था। ईथन, बेहतर होगा कहीं मत जाना। अपने कमरे में रहो और मुझे परेशान मत करना। मेरा समय बहुत कीमती है। तुमने मासूमियत से कहा।
लेकिन माँ और पापा ने तो आपसे कहा था कि मेरी रक्षा करना। एड्रियन ने तिरस्कार से कहा, तुम्हारी रक्षा? तुम्हारी उम्र कितनी है? अभी भी सुरक्षा चाहिए? उसे पता था कि तुम्हें सच में सुरक्षा की जरूरत है, लेकिन उसने जानबूझकर ऐसा कहा। ठीक है, मैं खुद ही इधर उधर देख लूंगा, मेरी चिंता मत कीजिए। मैंने कहा था अपने कमरे में रहो, बेवजह घूमने की क्या जरूरत है? आप तो मेरे साथ रहेंगे नहीं, अकेले अकेले बोरियत होती है। एड्रियन ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं तुम्हें मार दूं, फिर मैं उनका इकलौता बेटा बन जाऊंगा? तुमने मासूम मुस्कान के साथ जवाब दिया, माँ और पापा ने मुझे आपकी जिम्मेदारी में छोड़ा है, फिर मुझे किस बात का डर होना चाहिए? उसकी नजर अचानक तेज हो गई। उसने तुम्हें ऐसे देखा जैसे पहली बार। समझ रहा हो, तुम उतने बेवकूफ नहीं हो जितना मैंने सोचा था। अफसोस, इससे कोई फायदा नहीं होगा। इतना कहकर वह तुम्हारे जवाब का इंतजार किए बिना वहां से चला गया। तुम उसे जाते हुए गहरी सोच में देखते रहे, लेकिन तुम खाली नहीं बैठे। तुमने पूरे हेज मैनर का नक्शा अच्छी तरह समझ लिया। फिर वॉल्टर से हेजेस परिवार के बारे में पूछना शुरू किया। तुमने उनसे हर चीज के बारे में सवाल किए। घर लौटने से पहले तुम उनके बारे में मौजूद हर फाइल पढ़ चुके थे, लेकिन फिर भी वॉल्टर के मुंह से सब सुनना चाहते थे। और सच कहें तो तुम यह जानना चाहते थे कि वे चाहते क्या हैं, कि तुम्हें क्या पता चले। वॉल्टर के जवाब बेहद अस्पष्ट थे। उसने सिर्फ वही बुनियादी बातें बताईं जो इंटरनेट पर कोई भी आसानी से पढ़ सकता था। जब भी तुम किसी संवेदनशील विषय पर सवाल करते, वॉल्टर तुरंत बात टाल देता या साफ कह देता, यंग मास्टर ईथन, अभी आपको इन बातों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा जानना आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। उसके बाद तुम अपने कमरे में लौट आए और थोड़ी देर के लिए लेट गए। वॉल्टर की बातें बार बार तुम्हारे दिमाग में घूमने लगीं। हेजेस परिवार कानून के दोनों पक्षों पर अपनी ताकत रखता था। तुम्हारी माँ विक्टोरिया एशफोर्ड हेज ग्रुप की सीईओ थीं और एशफोर्ड फाइनेंशियल डायनेस्टी की वारिस भी। आज एशफोर्ड्स पहले जितने शक्तिशाली नहीं रहे थे, लेकिन उनका 100 साल पुराना प्रभाव अब भी कायम था। तुम्हारे माता पिता मिलकर हेज ग्रुप की असली ताकत को नियंत्रित करते थे, इसलिए हर कोई उनसे डरता था। तुम्हारी तीनों बहनें भी अपने अपने क्षेत्र में असाधारण थीं। दूसरी ओर एड्रियन को बचपन से बेहद सावधानी से तैयार किया गया था। वह हेज ग्रुप का सार्वजनिक चेहरा था। वह परिवार का प्रतिनिधित्व करता था और हर तरह की क्लासिकल आर्ट में निपुण था। सबसे बढ़कर वह नेटवर्किंग का उस्ताद और पूरे नॉर्थ ब्रिज सोशल सर्कल के पीछे की असली ताकत था। उसने परिवार के लिए बेहिसाब मुनाफा कमाया था। फिर तुम्हारी बुआ ब्लेयर हेज थीं, जो विदेश में रहती थीं। वे ओवरसीज ऑपरेशन संभालती थीं और हमेशा अपने नियमों से जीती थीं। परिवार की सत्ता में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। इन सब की तुलना में तुम हेजेस परिवार के इकलौते ऐसे सदस्य थे जो किसी काम के नहीं लगते थे। अब क्या किया जाए? दबाव सचमुच महसूस हो रहा था। तुमने आंखें खोलीं और नॉर्थ ब्रिज के कुछ फोरम्स देखने लगे। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज तुम्हारे बारे में थी। हेजेस परिवार का असली वारिस वापस लौट आया था। इस खबर ने पूरे हाई सोसाइटी में हलचल मचा दी थी। अनगिनत निगाहें अब हेजेस परिवार पर टिकी थीं और सबसे ज्यादा लोग तुम्हें और एड्रियन को आमने सामने भिड़ते देखना चाहते थे। तुम्हारे लौटने से पहले एड्रियन की जगह अटूट थी। वह पूरे सोशल सर्कल का सबसे चमकता सितारा था, लेकिन अब असली वारिस लौट आया था। ऐसे में ताकत की लड़ाई कैसे न होती? सबसे बड़ी बात यह थी कि कहा जा रहा था कि असली वारिस किसी स्लम में पला बढ़ा है। फिर भी सिर्फ खून का रिश्ता तुम्हें एड्रियन से ऊपर रखता था, इसलिए दोनों की तुलना होना तय था। इसी बीच स्टेरिंग्स परिवार भी चर्चा में था। हेजेस की तरह वे भी नॉर्थ ब्रिज का 100 साल पुराना प्रतिष्ठित परिवार थे। वे थोड़ा कम दिखावा करते थे और उनकी प्रतिष्ठा भी हेजेस से थोड़ी कम थी। दोनों परिवारों के रिश्ते समय समय पर बदलते रहे थे। इस पीढ़ी में उन्होंने अपने फायदे को बढ़ाने के लिए शादी का रास्ता चुना, इसलिए तुम्हारे जन्म लेते ही तुम्हारी सगाई तय कर दी गई थी। शायद यही रिश्ता किसी के लिए खतरा बन गया था। दोनों परिवारों को अलग रखने के लिए तुम्हारा अपहरण कर लिया गया और उस रिश्ते को भी बिगाड़ दिया गया। हेजेस परिवार के पास दूसरा रास्ता नहीं बचा। तुम्हें न ढूंढ पाने के बाद उन्होंने बहुत सोच समझकर एड्रियन को गोद लिया। एड्रियन हर उम्मीद पर खरा उतरा। सालों के दौरान स्टीरिंग्स परिवार ने भी उसे अपना भावी दामाद मान लिया, लेकिन तुम्हारे अचानक लौट आने से सब कुछ बदल गया। अब क्या वह शादी अब भी होगी? और अगर होगी तो दूल्हा कौन बनेगा? जो भी होता, उससे अनगिनत लोगों के हित प्रभावित होने वाले थे। सिर्फ यह सोचकर ही सबके भीतर रोमांच दौड़ जाता था। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? तुमने अपना फोन लॉक किया और धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े। और कौन होगा प्यारे भाई? क्या तुम किसी और का इंतजार कर रहे थे? तुमने दरवाजा खोला तो सामने एड्रियन का सुसंस्कृत और आकर्षक चेहरा था। वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी ठंडी थी। मुझे लगा तुम बहुत व्यस्त हो, फिर भी मुझसे मिलने का समय मिल गया। एड्रियन ने चिढ़कर कहा, तुम्हें लगता है मैं खुद आना चाहता था? हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण मेहमान आए हैं, उन्होंने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है।
हेरिटेज हॉल में पहुंचते ही तुम्हारी नजर सोफे पर सीधे बैठने वाले एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ी। नमस्ते ग्रेट अंकल मैल्कम। तुमने संकोच और मिठास के साथ उनका अभिवादन किया। शाबाश अच्छे बच्चे, आओ अपने ग्रेट अंकल के पास बैठो। उन्होंने अचानक स्नेह भरी मुस्कान दी और उनकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने तुम्हारा चेहरा साफ देखा, उनकी आंखों में छिपी गणना लगभग बाहर छलक पड़ी। तुम्हारी वापसी की खुशी में मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। अब हम परिवार हैं, हमें एक दूसरे से ज्यादा मिलना चाहिए। मैल्कम के इतना कहते ही उनके पीछे खड़े आदमी ने तुम्हारी ओर एक डिब्बा बढ़ा दिया। तुमने सावधानी से उसे स्वीकार कर लिया। थोड़ी देर सामान्य बातचीत करने के बाद मैल्कम मुस्कुराए। अच्छा, मैं तुम्हें देख भी चुका और अपना गिफ्ट भी दे चुका। आज के लिए इतना काफी है, मुझे कुछ काम भी निपटाने हैं। वे धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़े, फिर अचानक रुक गए। ईथन, क्या तुम अपने ग्रेट अंकल को बाहर तक नहीं छोड़ोगे? इससे पहले कि तुम आगे बढ़ते, एड्रियन मैल्कम के पास आकर खड़ा हो गया। ग्रेट अंकल, उसे अभी घर के नियम नहीं पता, मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर जैसे उसे अचानक कुछ याद आया। अभी याद आया, मेरी ट्रंक में एक चीज है जो उस पर अच्छी लगेगी। मैं चाहता था कि वह खुद आकर ले जाए। एड्रियन ने हल्की बेबसी भरी मुस्कान के साथ कहा। मैल्कम बोले, मैं उसके लिए उसे लेकर आ सकता हूँ। एड्रियन ने मुस्कुराकर कहा, क्या हुआ? क्या आपको डर है कि मैं उसका गिफ्ट चुरा लूंगा? अगर ऐसा है तो चलिए। एड्रियन मैल्कम को बाहर छोड़ने के लिए साथ ले गया। जिज्ञासा में तुम भी थोड़ी दूरी बनाकर उनके पीछे चल पड़े। आधे रास्ते पहुंचते ही तुम्हें कुछ गड़बड़ महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे दो एक चूहे तुम्हारा पीछा कर रहे हों, लेकिन तुमने बिना कोई भाव दिखाए चलते रहना जारी रखा। आखिर इस परिवार में तुम सिर्फ एक सुरक्षित रखे गए, किसी काम के नहीं समझे जाने वाले युवा वारिस थे। तभी जानलेवा खतरा तुम्हारे और करीब आ गया। तुम्हारा पूरा शरीर एक पल में सतर्क हो उठा। तुम्हें साफ महसूस हुआ कि एक तेज धार वाला हथियार तुम्हारे सिर के पीछे की ओर उड़ता हुआ आ रहा है। आखिरी क्षण में तुम्हारी दाईं ओर से एक लकड़ी का तख्ता बिजली की तरह उड़ता हुआ आया, तुम्हारी पीठ को हल्का सा छूता हुआ उस उड़ते हुए हथियार से टकराया और उसका रास्ता रोक दिया। वह घूमता हुआ तुम्हारी बाईं ओर फूलों की क्यारी में जा गिरा। आवाज सुनकर तुमने मुड़कर देखा तो एक विशाल वुल्फ हाइब्रिड तुम्हारे पीछे से तेजी से गुजरा। उसने फूलों के बीच से वह तख्ता उठा लिया और तुरंत भाग गया। वह बेहद खूंखार दिख रहा था। उसी दिशा में एक काली परछाई भी तेजी से गायब हो गई। इससे पहले कि तुम कुछ समझ पाते, वॉल्टर न जाने कहां से तुम्हारे सामने आ गया। उसके चेहरे पर माफी भरा भाव था। मुझे माफ कीजिए यंग मास्टर ईथन, मैं ब्रूटस को ट्रेन कर रहा था और मुझे पता ही नहीं चला कि आप यहाँ हैं। लगभग आपको चोट लग जाती। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ब्रूटस, वह वुल्फ डॉग? तुमने पूछा। जी, वॉल्टर ने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन भीतर ही भीतर वह हैरान था। ब्रूटस को देखकर भी तुम्हारे चेहरे पर डर का जरा सा भी भाव नहीं आया था। नॉर्थ ब्रिज का कोई और वारिस होता तो अब तक कांपने लगा होता। उसके मन में सिर्फ एक ही निष्कर्ष आया, तुम सचमुच अपने माता पिता के बेटे थे। कोई बात नहीं, सच कहूं तो यह काफी दिलचस्प था। इतनी क्षमता वाला एक बटलर वाकई दिलचस्प था। उसी समय तुम्हें फिर एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इस बार किसी आदमी की दर्द भरी चीख साफ सुनाई दी। वॉल्टर, ये कैसी आवाज थी? तुमने उत्सुकता से गर्दन बढ़ाकर देखने की कोशिश की। वॉल्टर चुपचाप तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया और तुम्हारा रास्ता रोक लिया। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शायद स्टाफ ब्रूटस की ट्रेनिंग में मदद कर रहे हैं। अब उसकी हैरानी और बढ़ गई। वह आवाज काफी दूर से आई थी, यहाँ तक कि उसने खुद भी उसे मुश्किल से सुना था। लेकिन तुम्हारी इंद्रियां असाधारण रूप से तेज थीं। अगली बार क्या मैं भी देखने आ सकता हूँ? तुमने पूछा। वॉल्टर ने तुरंत कहा, एड्रियन अब तक आपका गिफ्ट लेकर लौट आया होगा और आपको ढूंढ रहा होगा। तुमने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वॉल्टर वहां गया ही नहीं था, फिर भी उसे ठीक ठीक पता था कि क्या हुआ था। वह न हेरिटेज हॉल में था और न ही मुख्य द्वार के पास। एक पल के लिए वॉल्टर का शरीर तन गया, लेकिन अगले ही पल वह सामान्य हो गया। मार्था ने मुझे बताया। अच्छा, तो क्या आप मेरे साथ चलेंगे? नहीं यंग मास्टर ईथन, मुझे ब्रूटस की ट्रेनिंग जारी रखनी है। तुमने सिर हिलाया और आगे बढ़ गए। वॉल्टर तुम्हें जाते हुए देखता रहा और धीरे से लंबी सांस छोड़ी। फिर उसकी आंखों में ठंडी क्रूरता उतर आई और वह दूसरी दिशा में चल पड़ा। कुछ ही देर बाद तुम्हारी मुलाकात एड्रियन से हुई, जो खाली हाथ लौट रहा था। एड्रियन, ग्रेट अंकल ने जो गिफ्ट मुझे देने का वादा किया था, वह कहाँ है? आपने सच में उसे अपने पास तो नहीं रख लिया? तुमने जानबूझकर हैरानी और दुख जताया। एड्रियन ने आंखें घुमाई। मेरी हैसियत में मुझे जो चाहिए मिल सकता है। मैं तुम्हारा छोटा सा गिफ्ट क्यों रखूंगा? तो फिर वह कहाँ है? तुमने हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने बिना किसी नरमी के तुम्हारा हाथ झटक दिया। उस बूढ़े ने कहा कि उसे गलत याद था, उसकी ट्रंक में कुछ था ही नहीं। उसने मुझे बेवजह वहां भेजा, शायद जानबूझकर मुझे बाहर बुलाया था। वह कमीना हमेशा गंदी चाल चलता है, पता नहीं अगली बार क्या करेगा। तुमने अफसोस से कहा, कितना बुरा हुआ। एड्रियन ने कहा,
अपने कमरे में वापस जाओ, यूं इधर उधर मत घूमो। अब जबकि वह मुसीबत टल चुकी थी, उसे अपने दूसरे काम भी करने थे। तुमने उलझन से पूछा, क्या यह मेरा घर नहीं है? मैं बाहर कैसे हो गया? क्या मैं यहाँ टहल भी नहीं सकता? एड्रियन ने रहस्यमय अंदाज में जवाब दिया, अभी नहीं। एस्टेट के कुछ हिस्सों की अब भी सफाई बाकी है। वहाँ बहुत से पेस्ट्स हैं। पहले माँ और पापा को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन अब जब तुम वापस आ गए हो तो कुछ चीजों को ऐसे नहीं छोड़ा जा सकता। ठीक है, तुमने आधा समझते हुए सिर हिला दिया और चुपचाप अपने कमरे में लौट गए। दूसरी ओर मैल्कम पूरे रास्ते गुस्से में बैठा रहा। फॉक्स क्लब विला पहुंचते ही उसके सारे आदमी घुटनों के बल बैठ गए। उनकी तीनों योजनाएं नाकाम हो चुकी थीं और कई लोग भी मारे गए थे। सबसे बुरी बात यह थी कि अब मुख्य परिवार सतर्क हो चुका था और उसके खिलाफ बढ़त बना चुका था। मैल्कम अपनी मेज के पीछे सीधे बैठा रहा। लंबी चुप्पी के बाद वह धीरे से बोला, हमने उन्हें सावधान कर दिया है। अब ईथन पर दोबारा हमला करना कहीं ज्यादा मुश्किल होगा। उसके आदमी अब भी घुटनों के बल बैठे रहे। उनके पैर सुन्न हो चुके थे, लेकिन डर के मारे कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस लड़के एड्रियन ने सचमुच मुझे चौंका दिया है। वह हर बार मेरी योजनाएं बिगाड़ देता है। सच तो यह था कि मैल्कम तुम्हारे मुकाबले एड्रियन की मौत ज्यादा चाहता था। जब एड्रियन पहली बार हेजिस परिवार में आया था, तब वह मासूम और भोला दिखाई देता था। उसे देखकर लगता था कि उसे आसानी से अपने काबू में किया जा सकता है। इसलिए मैल्कम ने पूरे 3 साल उसकी भरोसा जीतने में लगा दिए। अगले 10 साल सब कुछ उसकी योजना के मुताबिक चलता रहा, लेकिन जैसे ही उसने एड्रियन को अपनी कठपुतली बनाकर हेजिस परिवार के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा, एड्रियन ने उसे जिंदगी का सबसे कड़ा सबक सिखा दिया। कई वर्षों में पहली बार मैल्कम किसी इंसान को गलत समझ बैठा था। वह लड़का भेड़ की खाल में छिपा हुआ भेड़िया था। एड्रियन ने उसे पूरी तरह अपने खेल में फंसा लिया था। रिचर्ड और विक्टोरिया सचमुच बेहद खतरनाक लोग थे। उन्होंने जिस भी बच्चे को पाला, वह उम्मीद से कहीं ज्यादा मुश्किल निकला। इस बार मैल्कम कोई दूसरी गलती नहीं करना चाहता था। बस अब उठ जाओ, उसने घुटनों के बल बैठे लोगों की ओर इशारा किया। अब एक एक करके बताओ, आगे क्या करना चाहिए? एक आदमी ने डरते डरते पूछा। सिर्फ ईथन या एड्रियन भी? मैल्कम ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। दोनों। इन दोनों वारिसों में से किसी एक का गिरना जरूरी है। इनके रिश्ते को देखते हुए इन्हें एक दूसरे के खिलाफ करना बहुत आसान होगा, खासकर इसलिए क्योंकि ईथन एड्रियन जितना चालाक नहीं है। रात के खाने के समय तुम्हारे माता पिता और तीनों बहनें काम से लौट चुकी थीं। एड्रियन ने दिन भर हुई घटना उन्हें बताई तो सबके चेहरे गंभीर हो गए और पूरे खाने की मेज पर भारी सन्नाटा छा गया। लगता है अब हम में से किसी एक को हर समय ईथन के साथ रहना होगा। आज तो वह बूढ़ा हरामी था, कौन जानता है अगली बार कौन आएगा। अब हर कोई ईथन के करीब आने की कोशिश करेगा। हम हर पल उसके साथ नहीं रह सकते। हमारे लोगों को वापस बुलाओ और उसके लिए एक पर्सनल सिक्योरिटी डिटेल नियुक्त करो। एड्रियन सबसे शांत दिखाई दे रहा था। सही बात है, ये ऐसे नहीं चल सकता। उसे धीरे धीरे हमारी जीवन शैली के अनुसार ढलना होगा। दोपहर की लंबी नींद के कारण तुम नीचे देर से आए। पापा, माँ, सब लोग माफ कीजिए, मुझे देर हो गई। आप लोग किस बारे में बात कर रहे थे? तुमने सबका अभिवादन किया और अपनी सीट पर बैठ गए। आज तुम कल की तुलना में कहीं ज्यादा सहज लग रहे थे। कुछ नहीं, यहाँ सब ठीक लग रहा है? जी, बहुत अच्छा। एड्रियन भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तुमने एड्रियन की ओर देखा। उसने ठंडी सी आवाज में नाक सिकोड़ते हुए दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और तुम्हारी ओर देखना भी पसंद नहीं किया। अच्छी बात है, तुम और एड्रियन दोनों एक ही उम्र के जवान हो। तुम दोनों के लिए आपस में घुलना मिलना आसान रहेगा। एड्रियन तुम्हें सब कुछ सिखा देगा। विक्टोरिया ने कहा। माँ, एड्रियन ने नाराज होकर बीच में ही टोका। आप जानती हैं मैं कितना व्यस्त रहता हूँ, मेरे ऊपर और काम क्यों डाल रही हैं? विक्टोरिया ने सख्ती से कहा। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपने भाई की मदद करने में क्या दिक्कत है? स्कारलेट तुरंत बोली। बिल्कुल, इतनी सी बात पर बहस क्यों कर रहे हो? क्या तुम सच में हेज हो भी? एड्रियन ने पलट कर कहा। तुम बीच में मत बोलो, तुम भी तो हेज हो। फिर तुम ही इसे हर दिन क्यों नहीं संभालती? स्कारलेट ने दोनों हाथ फैलाते हुए कहा। मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती हूँ। माँ पापा से पूछ लो, क्या वे ईथन को कैमरों के सामने लाना चाहेंगे? क्लेयर ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए कहा। मैं पूरा दिन हॉस्पिटल्स और रिसर्च लैब्स के बीच रहती हूँ। वह यह सब नहीं झेल पाएगा, उसकी सेहत पर असर पड़ सकता है। फिर एवेलिन बोली। अगर ईथन चाहे तो मेरे साथ आ सकता है, लेकिन मेरा काम बहुत कठिन है। आखिर परिवार के मुखिया रिचर्ड ने फैसला सुनाया। बस, बात खत्म। ईथन के लिए सबसे सही इंसान तुम हो एड्रियन। जब भी समय मिले उसे धीरे धीरे अपने सोशल सर्कल से परिचित कराओ और किसी को भी उसे तंग मत करने देना। अपने भाई की रक्षा करना, समझे? एड्रियन ने अनमने मन से कहा। ठीक है। इसके बाद पूरा परिवार खाना खाने लगा।
खाना आधा खत्म होने पर विक्टोरिया ने सावधानी से पूछा, ईथन, क्या तुमने विदेश में पढ़ाई की थी? तुमने पहले सिर हिलाया, फिर मना कर दिया। मैंने कभी किसी स्कूल में औपचारिक पढ़ाई नहीं की, लेकिन मेरे बहुत से टीचर्स रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे सारी बुनियादी बातें आती हैं। परिवार के सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। फिर विक्टोरिया ने पूछा, क्या तुम वेस्ट ब्रिज एकेडमी में दाखिला लेना चाहोगे? वहाँ पढ़ाई का दबाव बहुत कम है, ज्यादातर सोशल एक्टिविटीज और मेलजोल ही होता है, लेकिन फैसला पूरी तरह तुम्हारा होगा। अगर नहीं जाना चाहते तो कोई जरूरत नहीं। उनके लिए एड्रियन जैसा एक होनहार बच्चा ही काफी था। उनका असली बेटा चाहे तो बिना किसी दबाव के पूरी जिंदगी आराम से जी सकता था। तुमने पूछा, क्या एड्रियन भी वेस्ट ब्रिज एकेडमी जाते हैं? विक्टोरिया ने जवाब दिया, उनका नाम सिर्फ कागजों पर दर्ज है। वे शायद ही कभी वहां जाते हैं। एकेडमी में उन्हें सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एड्रियन ने सिर उठाकर सहज स्वर में कहा, मैं सिर्फ वहां व्यवस्था बनाए रखने जाता हूँ। वहां के सारे हेयर्स हर समय लड़ते रहते हैं। ये साफ साफ अपनी हैसियत दिखाने वाली बात थी। एकेडमी में उसका रुतबा कितना बड़ा था, ये किसी से छिपा नहीं था। तुमने सिर हिलाते हुए कहा, अगर एड्रियन नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। एड्रियन ने तुरंत तुम्हारी ओर घूर कर देखा। क्या अभी से मुझसे मुकाबला करने की कोशिश कर रहे हो? विक्टोरिया ने हल्की खांसी के साथ बात खत्म कर दी। बस, फैसला हो गया। ईथन को एकेडमी जाने की जरूरत नहीं है। फिर विक्टोरिया ने असली विषय छेड़ा। ईथन, एक और बात है। जी माँ। तुम सीधे बैठ गए और उनकी ओर देखने लगे। कई साल पहले हमारे परिवार ने स्टीरिंग्स परिवार के साथ एक शादी तय की थी। अब तुम दोनों की उम्र भी हो चुकी है, इसलिए वह सगाई जल्द ही शादी में बदल सकती है। लेकिन आखिर फैसला तुम्हारी इच्छा पर निर्भर करेगा। अगर तुम सच में यह शादी नहीं करना चाहते तो हम इसे तोड़ने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। तुम इस रिश्ते की अहमियत अच्छी तरह समझते थे, लेकिन ऐसे व्यवहार किया जैसे कुछ नहीं जानते। तुमने न हाँ कहा न ना, बल्कि तुमने एड्रियन की ओर देखकर पूछा, आपको क्लोई स्टर्लिंग क्यों पसंद नहीं है? एड्रियन ने हल्की सी हंसी उड़ाई। मेरी ज्यादा पसंद नापसंद नहीं है, मैं सिर्फ ताकत की कद्र करता हूँ। और वह स्टर्लिंग की बेवकूफ लड़की, वह तो मेरे लायक भी नहीं है। तुमने हल्का सा भौं उठाया। उसे ताकत पसंद थी, दिलचस्प, लेकिन उसने क्लोई स्टर्लिंग को एयरहेड कहा। तुम्हारी जानकारी तो कुछ और ही कहती थी। सच? एयरहेड? आप ऐसा क्यों कहते हैं? एड्रियन मुस्कुराया। विक्टर स्टर्लिंग की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी क्लोई स्टर्लिंग है। स्टीरिंग्स परिवार की इज्जत की वजह से समाज उसे क्राउन प्रिंसेस कहता है, लेकिन उसकी पीठ पीछे लोग उसका लगातार मजाक उड़ाते हैं और उसने यह नाम खुद कमाया है। वह नॉर्थ ब्रिज की सबसे बदनाम बिगड़ी हुई हेरेस है। उसकी हरकतें हद से ज्यादा पागलपन भरी होती हैं। 14 साल की उम्र में उसने फैसला किया कि परिवार का प्राइवेट जेट बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट दिखता है, इसलिए उसने स्ट्रीट आर्टिस्ट से उस पर काले सफेद स्कल्स बनवा दिए। नतीजा ये हुआ कि विक्टर को एक बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए कमर्शियल फर्स्ट क्लास से यात्रा करनी पड़ी। 15 साल की उम्र में उसे स्टर्लिंग मेमोरियल कोर्ट में सजा दी गई। उसने अपने पूर्वजों की मेमोरियल टैबलेट्स के सामने कलेक्टिबल फिगर्स की पूरी कतार लगा दी और कहा कि इससे उसके पूर्वजों का मनोरंजन होता रहेगा। 16 साल की उम्र में उसने गुमनाम तरीके से यह अफवाह फैला दी कि स्टर्लिंग प्रॉपर्टीज जल्द ही दिवालिया होने वाली है। कंपनी के शेयर्स बुरी तरह गिर गए और हमारे परिवारों की साझेदारी लगभग टूट गई। विक्टर ने उसके सारे अकाउंट्स फ्रीज कर दिए तो उसने खर्च चलाने के लिए परिवार के गुप्त राज टैब्लॉइड्स को बेचने शुरू कर दिए। 17 साल की उम्र में उसने विक्टर द्वारा दिए गए स्टार्टअप मनी से एक नाइट क्लब खोल लिया। उसका नाम उसने फैमिली प्लॉट रखा और ओपनिंग नाइट पर एक एक्सोसिस्ट भी बुला लिया। उसका कहना था कि इससे उसके पापा की किस्मत खराब हो जाएगी। आखिरकार वह नाइट क्लब बिना लाइसेंस चलाने के कारण बंद कर दिया गया। 20 साल की उम्र तक स्टीरिंग्स परिवार तंग आ चुका था, इसलिए उन्होंने उसे विदेश भेज दिया। सुना है अब वह वापस लौट रही है। क्लोई की ऐसी हरकतों की मेरी सूची अभी और भी लंबी है। सुनना चाहोगे ईथन? तुम्हारे होंठ हल्के से फड़क उठे। क्लोई स्टर्लिंग सचमुच सबसे अलग किस्म की लड़की थी। अगर उसकी 2 बेटियां हैं और बड़ी बेटी इतनी निकम्मी है तो छोटी बेटी को वारिस क्यों नहीं बना देते? तुमने पूछा। एड्रियन ने जवाब दिया, ऑड्री स्टर्लिंग जन्म से ही कमजोर रही है। उसे विरासत में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह हमेशा क्लोई को सबसे पहले रखती है। क्लोई की हर गड़बड़ी आखिर वही संभालती है। बेचारी लड़की। सोचो ऐसी बहन होना कैसा होगा। तुमने आधा समझते हुए सिर हिला दिया। एड्रियन की बातों से साफ था कि हेजेस परिवार इस शादी को एक मुसीबत मानता था। वे नहीं चाहते थे कि तुम दोनों में से कोई भी इसमें फंसे। विक्टोरिया ने धीरे से कहा, ईथन, एड्रियन, हमें थोड़ा और समय दो। हम इस सगाई को बिना किसी परेशानी के खत्म करने का रास्ता निकाल लेंगे। तुमने कुछ नहीं कहा और आज्ञाकारी तरीके से सिर हिला दिया। ठीक है। शांत रात के बाद अगली सुबह तुम जल्दी उठ गए, लेकिन पूरा परिवार पहले ही जा चुका था। घर में सिर्फ स्टाफ अपने अपने काम में व्यस्त था। मार्था, क्या एड्रियन भी जा चुके हैं? यंग मास्टर ईथन, एड्रियन थोड़ी देर बाद निकलने की तैयारी कर रहे हैं। वह कहाँ जा रहे हैं? मुझे साथ क्यों नहीं ले जा रहे? उन्होंने तो कल कहा था कि मेरा ध्यान रखेंगे। यहाँ अकेले रहकर तुम बोर हो रहे थे। तुम भी उनके साथ जाकर देखना चाहते थे कि यह परिवार पूरे दिन क्या करता है।
मार्था जवाब देती उससे पहले ही एड्रियन के कमरे का दरवाजा जोर से खुल गया। क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं बोल सकते? तुम्हारी आवाज मेरे कमरे तक आ रही थी। वह पूरी तरह तैयार होकर बाहर आया। उसके कपड़े भी बदल चुके थे और वह पूरी शांति से तुम्हें देख रहा था। मैं कहीं घूमने नहीं जा रहा। अगर जिद है तो साथ चल सकते हो, लेकिन अगर मेरी बेइज्जती कराई तो पछताओगे। तुमने तुरंत मार्था की ओर देखा मार्था, एड्रियन सच में मुझे नीचा समझते हैं। शायद मुझे माँ, पापा और बहनों के पास जाना चाहिए। एड्रियन ने झुंझलाकर कहा। क्या तुम छोटे बच्चे की तरह हर बात की शिकायत करोगे? कैसी बातें कर रहे हो? ऐसा लग रहा है जैसे मैं तुम्हें तंग करता हूँ। एड्रियन ने अपने पैर से दरवाजा और खोल दिया और अपनी स्टाइलिंग टीम को अंदर बुलाकर तुम्हें तैयार करने का आदेश दिया। ठीक है, साथ चलो, लेकिन अगर वहां लोग तुम्हें परेशान करें तो मेरे पास रोने मत आना। इतना कहकर वह अपने ड्रेसिंग रूम में गया ताकि तुम्हारे लिए एक सूट चुन सके। लगभग 1 घंटे बाद हेजिस परिवार के दोनों वारिस घर से निकले। आगे और पीछे कई सिक्योरिटी व्हीकल्स उनका काफिला घेरे हुए थे। वह शानदार कॉन्वॉय पूरे नॉर्थ ब्रिज से होता हुआ माउंट वेस्पर की चोटी पर बने वेस्ट ब्रिज एस्टेट पहुंचा। यह हेजिस परिवार की निजी एस्टेट्स में से एक था। एड्रियन के 18वें जन्मदिन पर रिचर्ड और विक्टोरिया ने यह एस्टेट उसे उपहार में दिया था। तब से यह हाई सोसाइटी के एयर्स के मिलने जुलने और पार्टीज करने की जगह बन गया था। एस्टेट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसकी शान शौकत बेमिसाल थी। मुख्य प्रवेश द्वार पर छिपे हुए कैमरास लगे थे। वे हर आने वाले मेहमान का चेहरा स्कैन करके एस्टेट के डेटाबेस से मिलाते थे। किसी आम आदमी के लिए अंदर घुसना लगभग नामुमकिन था। जो लोग नियमित आते थे वे बिना रुके अंदर चले जाते थे। खास मेहमानों का स्वागत टेलर ग्रांट खुद करता और उन्हें अंदर लेकर जाता, लेकिन एड्रियन के पहुंचते ही पूरा स्टाफ अपना काम छोड़कर प्रवेश द्वार पर इकट्ठा हो गया और उसका स्वागत करने लगा। तुम उसके साथ फाउंडर्स एट्रियम में दाखिल हुए। एड्रियन नपे तुले कदमों से अंदर चला। चलते चलते वह कभी स्टाफ को सजावट में बदलाव करने का निर्देश देता तो कभी किसी महत्वपूर्ण मेहमान की खाने की पसंद याद दिला देता। पूरे वेन्यू पर उसका पूरा नियंत्रण था। उसे ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। सिर्फ एक इशारा या एक नजर ही उसके स्टाफ के लिए काफी होती थी। पार्टी दोपहर में शुरू होने वाली थी और उसके बाद तरह तरह की एक्टिविटीज रखी गई थीं। युवा हेयर्स के मनोरंजन के लिए सब कुछ मौजूद था। सबसे खास कार्यक्रम शाम का मास्करेड था। हालांकि एड्रियन खुद उसमें शायद ही कभी हिस्सा लेता था। पूरे नॉर्थ ब्रिज में कम से कम 20-30 बड़े परिवार थे। हर परिवार के कई युवा वारिस नियमित रूप से इन गैदरिंग्स में आते थे। एड्रियन ने लगभग सभी को निमंत्रण भेजा था। अब लगभग हर किसी को पता चल चुका था कि हेजिस परिवार का असली वारिस लौट आया है, इसलिए हर कोई सिर्फ यह तमाशा देखने के लिए भागा चला आया था। कोई भी अनुपस्थित नहीं रहा। आज का दिन वाकई देखने लायक होने वाला था। दोपहर तक लगभग सभी मेहमान पहुंच चुके थे। वे हमेशा की तरह छोटे छोटे समूहों में खड़े थे, लेकिन इस बार हर समूह में सिर्फ एक ही चर्चा थी, खुले तौर पर या छिपे हुए अंदाज में तुम्हारी और एड्रियन की तुलना। ज्यादातर लोग सिर्फ यही जानना चाहते थे कि वर्षों से खोया हुआ असली वारिस आखिर दिखता कैसा है। जैसे ही एड्रियन अंदर आया, उसके सबसे करीबी दोस्त तुरंत उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। वे सब वही सवाल पूछने लगे जो हर किसी के मन में था। एड्रियन, आज तो तुम कमाल लग रहे हो। आज कितने दिल तोड़ने का इरादा है? उसने कॉल्डर के सबसे बड़े डिजाइनर का बनाया हुआ सूट पहन रखा था, व्हाइट स्टारफील्ड कलेक्शन का खास कस्टम पीस। वह बेहद शालीन, शानदार और विरासत की शान से भरा हुआ था। हमारे हेजिस एयर हमेशा की तरह सबसे अलग दिख रहे हैं। अभी अभी जिस लड़के को घर लाए हैं उसे भूल जाओ। हम भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकते, किसी ने कहा। लेकिन असली हेजिस हेयर तो वही है। क्या अब हमें एड्रियन को बुलाने का तरीका बदल देना चाहिए? दूसरे ने तुरंत जवाब दिया, क्यों बदलें? हमारी नजर में तो एड्रियन ही हेजिस परिवार का इकलौता वारिस है। फिर किसी ने पूछा, वैसे एड्रियन, तुम्हारा भाई कहाँ है? उसे नहीं दिखाओगे कि सोसाइटी कैसे चलती है? उसे भी पता चलना चाहिए कि तुम्हारा कितना प्रभाव है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके लौट आने के बाद भी सिर्फ तुम्हारी रहेंगी, किसी ने व्यंग्य से कहा। शायद नहीं, वह तो वेस्पर की शान भी घटा देगा। मैंने सुना है वह किसी स्लम में पला बड़ा है, एक मामूली घटिया लड़का। उसकी तुलना तुमसे कैसे हो सकती है? वहां मौजूद लगभग सभी लोग इतने समझदार थे कि वे मान चुके थे कि एड्रियन तुम्हें पसंद नहीं करता, इसीलिए वे तुम्हारी बुराई करके उसकी तारीफ कर रहे थे। कुछ तटस्थ लोग चुपचाप हालात देखने का इंतजार कर रहे थे, जबकि कुछ ऐसे भी थे जिन्हें एड्रियन पसंद नहीं था, इसलिए वे बीच बीच में उस पर भी तंज कस रहे थे। गिरा हुआ राजकुमार भी असली शाही खून रखता है। किसी बाहरी इंसान को चाहे जितना सजा लो, वह खून कभी नहीं पा सकता। एड्रियन उन सबके बीच शांत खड़ा था। उसके हाथ में सुनहरे किनारों वाला पोर्सलन कप था और होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने न किसी की बात का समर्थन किया, न विरोध। उसने सिर्फ इतना कहा, जल्द ही तुम लोग खुद देख लोगे कि वह कैसा है। उसका यह अस्पष्ट जवाब किसी को कुछ समझा नहीं पाया। उल्टा सबकी उत्सुकता और बढ़ गई।
दोपहर के खाने से ठीक पहले एड्रियन ने टेलर ग्रांट को तुम्हें बुलाने भेजा। हर कोई इसी पल का इंतजार कर रहा था, इसलिए कोई भी खाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। सबकी नजरें बार बार प्रवेश द्वार की ओर उठ रही थीं। वहां बैठे युवा हेयर्स का समूह अपने आप में ही दबाव पैदा कर रहा था। उन सबकी निगाहों के सामने आना किसी भी साधारण इंसान के लिए बेहद मुश्किल होता। किसी आम आदमी के तो अंदर आते ही पैर कांप जाते, लेकिन एड्रियन पूरी शांति के साथ अपनी जगह बैठा था। उसके भीतर से बिना किसी कोशिश के अधिकार झलक रहा था। कुछ ही मिनटों बाद किसी ने झुंझलाकर कहा, इतनी देर क्यों लग रही है? क्या वह डर के मारे आने की हिम्मत नहीं कर रहा? दूसरे ने कहा, हाँ, आखिर वह है कहाँ? हमारा समय भी कीमती है, इंतजार छोड़ो और शुरू करो। तभी राइली रीड अंदर आया और बोला, महिलाओं और सज्जनों, कृपया थोड़ा धैर्य रखें, यंग मास्टर ईथन आ चुके हैं। यह सुनते ही सबकी नजरें एक साथ प्रवेश द्वार की ओर घूम गईं। कुछ लोगों ने तो पहले से ही तुम्हारे लिए ताने सोच रखे थे। टेलर ग्रांट के पीछे पीछे एक लंबा, शांत और गरिमामय व्यक्तित्व अंदर आया। रीजेंसी बॉलरूम अभी कुछ ही पल पहले तक जगमगाते मेहमानों और टकराते ग्लासों की आवाज से भरा हुआ था, लेकिन जैसे ही तुम अंदर आए सब कुछ थम गया। हर निगाह तुम पर टिक गई। तुम्हारा चलना बिल्कुल निर्दोष था। तुम्हारा हर कदम ऐसा लगता था मानो उसे हजारों बार अभ्यास करके सीखा गया हो। वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति की तरह तुम्हारी मौजूदगी भी प्रभावशाली थी। पश्चिमी सूट्स, महंगे गाउन्स और चमकते हीरों के बीच भी तुम्हारे चेहरे पर जरा सा डर नहीं था। तुम्हारा मॉडर्न हेरिटेज सूट तुम्हें किसी जीवित इंक पेंटिंग जैसा बना रहा था। तुम बेहद शालीन, आकर्षक और सबसे अलग दिखाई दे रहे थे। तुम और एड्रियन सचमुच सगे भाइयों जैसे लग रहे थे। जब तुम दोनों साथ खड़े हुए तो ऐसा लगा जैसे बाकी सभी लोग फीके पड़ गए हों। नहीं, सच तो यह था कि उस पल तुम एड्रियन से भी ज्यादा चमक रहे थे। हेजेस परिवार की सबसे बेहतरीन खूबियों से सजा तुम्हारा चेहरा ऐसा था कि किसी की भी नजर तुमसे हट नहीं रही थी। तुम्हें ब्रेथ टेकिंग कहना बिल्कुल भी बढ़ा चढ़ाकर कहना नहीं होता। पूरा हॉल एकदम शांत हो गया। लगता था एड्रियन ने लोगों की यही प्रतिक्रिया पहले से सोच रखी थी। उसने बस हल्का सा भौं उठाया। तुम उसके पास जाकर शांत स्वर में बोले, नमस्ते, मैं ईथन हेज हूँ, हेजेस परिवार का सबसे बड़ा बेटा। उस पल तुम एड्रियन से भी ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी दिखाई दे रहे थे। अब पहली बार एड्रियन सचमुच चौंक गया। ऐसा लग रहा था जैसे घर पर तुम्हारा संकोची और डरपोक व्यवहार सिर्फ एक अभिनय था। तुम बिल्कुल भी भयभीत नहीं थे। अगले ही पल पूरा हॉल हलचल से भर उठा। हर तरफ हैरानी की सांसें सुनाई देने लगीं। किसी ने भी कल्पना नहीं की थी कि हेजेस परिवार का असली वारिस उनकी सोच से इतना अलग निकलेगा। यहाँ तक कि ये घमंडी हेयर्स भी तुम्हें देखकर दंग रह गए। कुछ लोग तो विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या यही वह हेजेस एयर है जो स्लम में बड़ा हुआ? दूसरे ने कहा, शायद हेजेस परिवार ने अपने असली वारिस को कहीं छिपाकर गुप्त रूप से पढ़ाया लिखाया होगा, नहीं तो उसमें इतनी शालीनता कैसे हो सकती है? किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि तुम सच में स्लम से आए हो। कई मेहमान चुपचाप तुम्हारी और एड्रियन की ओर बारी बारी से देखने लगे। क्या तुम दोनों को तो एक दूसरे से नफरत करनी चाहिए थी, लेकिन तुम दोनों के एक जैसे आउटफिट्स कुछ और ही कहानी बता रहे थे। तुम दोनों बिल्कुल भी दुश्मन नहीं लग रहे थे। वे यह भी देखना चाहते थे कि तुम्हारे सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के बाद एड्रियन कैसा महसूस कर रहा है। किसी ने आवाज लगाई, एड्रियन कुछ तो कहो, क्या यह सच में तुम्हारा भाई है? एड्रियन ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ, एकमात्र वही। वह हमेशा की तरह गर्व से भरा हुआ था और उसे इससे ज्यादा कुछ समझाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुमने मुस्कुराकर पूछा, एड्रियन, क्या आप अपने दोस्तों से मेरा परिचय नहीं करवाएंगे? एड्रियन ने हल्की हंसी के साथ कहा, सब यहीं खड़े हैं, मुझे आलस आ रहा है, खुद ही उनसे पूछ लो। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। एड्रियन साफ तौर पर अपने भाई को पसंद नहीं करता था, फिर भी वहां मौजूद सभी लोगों को हेजेस परिवार के सबसे बड़े बेटे का सम्मान करना ही था। बहुत से लोग तुमसे जान पहचान बढ़ाने के लिए आगे आने लगे। खासकर वहां मौजूद युवा लड़कियों की आंखें तुम्हें देखते ही चमक उठीं। वे सिर्फ एड्रियन की मौजूदगी का सम्मान करते हुए खुद को रोक रही थीं। तुमने अनिच्छा से उनकी बातचीत के निमंत्रण स्वीकार कर लिए। आखिर किसी दोस्ताना व्यवहार करने वाले इंसान को मना करना ठीक नहीं था। इन युवा हेयर्स को कम से कम शिष्टाचार तो मिलना ही चाहिए था। दूसरी ओर ज्यादातर युवा लड़के एड्रियन के आसपास इकट्ठा हो गए। वे तुम्हें सबका ध्यान अपनी ओर खींचते हुए देख रहे थे और एड्रियन का पक्ष लेने लगे। एड्रियन, तुम उसे अपना स्पॉटलाइट छीनने दे रहे हो। हेजेस परिवार ने इतने साल तुम्हें तैयार किया है, तुम इससे कहीं बेहतर के हकदार हो। बस एक बार कह दो एड्रियन, बाद में हम उसकी अच्छी तरह बेइज्जती कर देंगे। एड्रियन के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने बस हाथ हिलाकर उन्हें शांत कर दिया। बस एक और इंसान आ गया है, तुम लोग मजे करो, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन हर जगह एक दो लोग ऐसे होते ही हैं जो जानबूझकर मुसीबत खड़ी करते हैं। यंग मास्टर हेज, ओह रुको, अब तो तुम हेजेस परिवार के दूसरे बेटे हो। मेसन पियर्स अचानक बोल पड़ा। उसने बनावटी अफसोस के साथ अपना मुंह ढक लिया। फिर भी तुम अभी तक मेजबान की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? वेस्टब्रिज एस्टेट तो हेजेस परिवार के मुखिया ने अपने बड़े बेटे को गिफ्ट किया था। वह जगह असल में कभी तुम्हारी थी ही नहीं। अब असली वारिस वापस आ चुका है। क्या तुम्हें पीछे नहीं हट जाना चाहिए? पियर्स ग्रुप का नॉर्थ ब्रिज में बहुत बड़ा प्रभाव था।
मेसन हमेशा एड्रियन को चुनौती देना पसंद करता था। इतना बढ़िया मौका वह कैसे छोड़ता। एड्रियन के कई दोस्त तुरंत बोले, क्या बकवास कर रहे हो? वेस्टब्रिज कानूनी तौर पर एड्रियन के नाम है, कई सालों से यह उसी का है। अब यह बात उठाने का क्या मतलब? और वैसे भी फैसला हमारे हाथ में नहीं है। एड्रियन खुद पूरी तरह शांत रहा। उसने सहज स्वर में कहा, अगर ईथन इसे संभाल सकता है तो मुझे वेस्टब्रिज उसे देने में कोई आपत्ति नहीं। उसकी बातों में साफ तिरस्कार और व्यंग्य छिपा हुआ था। भीड़ अपनी हंसी नहीं रोक सकी। मान लो वह तुम्हें दे भी दे तो तुम्हें कुछ आता ही नहीं। क्या तुम इसे चला भी पाओगे? तुमने शांत स्वर में जवाब दिया, यह एड्रियन का है। मैं किसी ऐसी चीज को कभी नहीं लूंगा जिसे वह पसंद करता है। मेसन ने मन ही मन तुम्हें मूर्ख कहा। इतने सीधे स्वभाव के साथ तुम हेजिस परिवार में ज्यादा दिन नहीं टिकोगे। लेकिन जब तुमने उसकी बातों में साथ नहीं दिया तो उसे ऐसा लगा जैसे उसने तकिए पर मुक्का मार दिया हो। उसे अचानक किसी भविष्यवक्ता की कही बात याद आई, मैं 100 साल जीऊंगा। तुम्हारी पूरी उदासीनता ने उसका सारा उत्साह खत्म कर दिया। एड्रियन ने बात खत्म करते हुए कहा, बस बहुत हुआ। सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ कुछ गेम्स खेलो। एड्रियन सबसे पहले रीजेंसी बॉलरूम से बाहर निकला और ईस्टमेर सैलून की ओर चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं देखा। बहुत से मेहमान उसके पीछे पीछे चले गए। बाकी लोग तुम्हारे आसपास ही रुक गए, उम्मीद करते हुए कि शायद तुमसे कोई नई जानकारी मिल जाए। माफ कीजिए, आप लोग आनंद लीजिए। तुमने विनम्रता से उनके निमंत्रण ठुकराए और किसी शांत जगह की ओर चल दिए। इतने सारे लोगों से घिरे रहना तुम्हें थका चुका था। भीड़ से निकलकर तुम कुछ खाने की तलाश में आगे बढ़े, लेकिन रेवन गैलरी पार करते समय तुम्हारी मुलाकात एक महिला से हो गई। तुम अनायास ही उसे दोबारा देखने पर मजबूर हो गए। उसका मोहक चेहरा मानो भगवान की बनाई हुई सबसे खूबसूरत कृति था। उसकी आंखों में हल्की शरारत थी, लेकिन ज्यादातर उनमें उदासीनता झलकती थी। उसके पूरे व्यक्तित्व में एक शांत मगर खतरनाक तेंदुए जैसा एहसास था। तुम्हें लगा कि तुम जानते हो वह कौन है। नॉर्थ ब्रिज सोशल सर्कल की बदनाम बागी नहीं, उनकी प्रिंसेस। तो सचमुच वह विदेश से लौट आई थी, लेकिन वह बॉलरूम में दिखाई नहीं दी थी। और एड्रियन को जानते हुए वह उसे कभी निमंत्रण नहीं देता। इसका मतलब वह चुपके से अंदर घुसी थी। वेस्ट ब्रिज एस्टेट में बिना बुलाए घुसना आसान नहीं था। उसमें वाकई काबिलियत थी। तुम उसका कोई सामना नहीं चाहते थे। 2 सेकंड रुकने के बाद तुम उसे पार करके आगे बढ़ने लगे, लेकिन क्लोई अचानक तुम्हारे सामने आकर रास्ता रोककर खड़ी हो गई। फिर उसने ऐसी बात कही कि तुम एक पल के लिए बोल ही नहीं पाए। हे हैंडसम, तुमने मुझे 2 बार देखा, क्या तुम्हें मुझ पर क्रश हो गया है? तुम पूरी तरह निशब्द रह गए। अफवाहें बिल्कुल सही थीं। इतने खूबसूरत चेहरे और प्यारी आवाज की सच में बर्बादी थी। मैं तुम्हें जानता तक नहीं, फिर मुझे तुम पर क्रश कैसे हो सकता है? तुमने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें घुमाने से खुद को रोका। क्लोई ने मुस्कुराकर कहा, श्श, मना मत करो। मैं समझती हूँ, इतनी चाम का कोई विरोध नहीं कर सकता। तुम्हारी मुट्ठियां कस गईं। तुम समझ गए कि ऐसी लड़की से बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए तुम बिना कुछ कहे मुड़कर दूसरी दिशा में चल पड़े। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको, हमारी बात अभी खत्म नहीं हुई। क्लोई बिल्कुल बेशर्मी से तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़ी। अच्छी बात यह थी कि किसी की नजर इस तरफ नहीं गई। वह फिर बोली, हे हैंडसम, तुम किस परिवार से हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। आखिर तुम तंग आ गए।